गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा था और डाइवर्जेंस क्या होती है और डाइवर्जेंस का हमने कार्तीय निर्देशांकों में फॉर्मूला निकाला था। आज हम आपको बताएंगे कि डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व क्या होता है या फिजिक्स में डाइवर्जेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन से देखा था कि डाइवर्जेंस किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता है किसी आयतन अल्पांश किसी एकांक आयतन से निर्गत होने वाली सदिश क्षेत्र के फ्लक्स के बराबर। तो यदि कोई बंद पृष्ठ S है तो उस बंद पृष्ठ S को परिबद्ध करने वाले आयतन से प्रति एकांक आयतन निर्गत होने वाले फ्लक्स को हम कहते हैं उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। इसका भौतिक महत्व क्या है? तो इसका भौतिक महत्व हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि चूंकि डाइवर्जेंस बंद पृष्ठ के पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति एकांक आयतन निर्गत होने वाले फ्लक्स के मान को बताती है, तो हम किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करके किसी बंद पृष्ठ के अंदर झांके बिना उस बंद पृष्ठ के अंदर सदिश क्षेत्र की क्या स्थिति है इसके बारे में हम बता सकते हैं। डाइवर्जेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती। तो जब किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का मान धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो हम कहेंगे कि उसके प्रति एकांक बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाला फ्लक्स जो है वो नेट फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब उस बंद पृष्ठ के अंदर उस सदिश क्षेत्र का स्रोत स्थित है, तभी फ्लक्स बाहर निकल रहा है। यदि किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस किसी पृष्ठ पर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि उस बंद पृष्ठ के अंदर उस सदिश क्षेत्र का सिंक स्थित है। फ्लक्स नेगेटिव है, इसका मतलब है कि नेट फ्लक्स बाहर से अंदर आ रहा है। इसका मतलब है कि बंद पृष्ठ के अंदर सदिश क्षेत्र का सिंक स्थित है। और यदि डाइवर्जेंस का मान 0 है तो इसका मतलब है कि जितना फ्लक्स पृष्ठ से बाहर निकल रहा है उतना ही फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर आ रहा है। तो बंद पृष्ठ के अंदर ना स्रोत है ना सिंक है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने माना कि सदिश क्षेत्र जो है वो हमारा यहाँ विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र है और कोई यहाँ हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया S। अब हमें इसके अंदर क्या है ये कुछ नहीं पता, लेकिन यदि हम डाइवर्जेंस E निकालें, इस बंद पृष्ठ के ऊपर डाइवर्जेंस E का मान निकालें, विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालें और यदि इसका मान पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव आए, इसका मतलब कि फ्लक्स अंदर से बाहर निकल रहा है। तो हम कहेंगे कि इस बंद पृष्ठ के अंदर धनात्मक आवेश स्थित है, जिसके कारण क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाती हैं और यदि इस पृष्ठ पर डाइवर्जेंस E या फ्लक्स का नेट मान पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पृष्ठ के अंदर धनात्मक आवेश स्थित है, जिसके कारण फ्लक्स बाहर जा रहा है। अब यदि इस बंद पृष्ठ पर डाइवर्जेंस E का मान यदि नेगेटिव हो तो हम कहेंगे कि नेट फ्लक्स अंदर आ रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं अंदर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इस बंद पृष्ठ के अंदर माइनस आवेश स्थित है, माइनस Q कोई चार्ज स्थित है, जिससे कि बल रेखाएं फ्लक्स जो है वो अंदर की तरफ आ रही। यदि डाइवर्जेंस E का मान पृष्ठ पर 0 है तो हम कहेंगे कि जितना फ्लक्स या जितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं उतनी ही बल रेखाएं या उतना ही फ्लक्स अंदर आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं, या तो कोई चार्ज ही नहीं है और है तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों बराबर होकर न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, तो अंदर कोई नेट चार्ज 0 है। तो इस केस में पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश होगा, इस केस में पृष्ठ के अंदर माइनस Q आवेश होगा और इस केस में पृष्ठ के अंदर नेट आवेश का मान 0 होगा। तो इस प्रकार से हम किसी बंद पृष्ठ के अंदर झांके बिना ये बता सकते हैं डाइवर्जेंस का मान निकालकर कि बंद पृष्ठ के अंदर स्रोत है, सिंक है या कुछ भी नहीं। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ तरल की, तो कोई तरल का जो प्रवाह है उसको भी हम सदिश क्षेत्र से व्यक्त करते हैं। माना A कोई
लिक्विड के फ्लूइड का जो है प्रवाह का चित्र है। तो यदि यहाँ एक इसमें हम कोई बंद पृष्ठ मान, तो यदि यहाँ डेल डॉट ए इस सदिश क्षेत्र के तरल के प्रवाह का मान पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो हम कहेंगे फ्लूइड फैल रहा है, फ्लूइड डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है। तो इसके अंदर जो है घनत्व का मान कम होता जाएगा। यदि कोई सोर्स नहीं है और डाइवर्जेंस का मान पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि बंद पृष्ठ के अंदर घनत्व का मान कम होता जा रहा है, द्रव का प्रसार हो रहा है। लेकिन यदि डाइवर्जेंस का मान नेगेटिव है, तो हम कहेंगे कि कुल फ्लूइड, कुल द्रव अंदर आ रहा है पृष्ठ के। तो अंदर जब आ रहा है बाहर से, तो हम कहेंगे कि घनत्व जो है पृष्ठ के अंदर अधिक हो रहा है, पृष्ठ के अंदर द्रव का घनत्व अधिक हो रहा है, घनत्व का मान बढ़ रहा है, या इसका जो है संकुचन हो रहा है। इसका अंदर प्रसार हो रहा था क्योंकि पॉजिटिव है, फ्लक्स बाहर जा रहा है, यानी द्रव बाहर जा रहा है, घनत्व कम हो रहा है, द्रव का प्रसार हो रहा है। लेकिन यदि डाइवर्जेंस का मान नेगेटिव है, तो हम कहेंगे कि बाहर से द्रव अंदर आ रहा है, तो इसका घनत्व बढ़ रहा है, इसका संकुचन हो रहा है। और यदि ज़ीरो है, तो उस केस में हम कहेंगे डाइवर्जेंस ए, यहाँ भी डाइवर्जेंस। यदि डाइवर्जेंस का मान 0 है, तो हम कहेंगे कि न प्रसार हो रहा है, न संकुचन हो रहा है, न घनत्व बढ़ रहा है, न घनत्व कम हो रहा है। यथास्थिति जैसा कि वो प्रारंभ में है वैसा ही रह रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिकी में हम किसी सदिश क्षेत्र का किसी बंद पृष्ठ पर यदि डाइवर्जेंस का मान निकालें, तो हम उससे ये बता सकते हैं कि उस पृष्ठ से नेट फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो अंदर स्रोत स्थित है या उसका प्रसार हो रहा है। और यदि डाइवर्जेंस का मान नेगेटिव है, तो स्रोत का संकुचन, स्रोत के सिंक स्थित है, उस द्रव का या जो क्षेत्र का है वो संकुचन हो रहा है। और डाइवर्जेंस का मान 0 है, तो इसका मतलब ना प्रसार हो रहा है, ना संकुचन हो रहा है, अंदर ना सोर्स है, ना सिंक है। जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार डाइवर्जेंस को हम समझा सकते हैं कि इसका भौतिकी में क्या महत्व है। इसके साथ ही अब मैं आपको कुछ इसके संबंधित न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम्स और कराती हूँ, जो बुक्स में भी दे रखी हैं, तो उससे आपको और समझ में आएगा। जैसे कि माना कि कोई सदिश क्षेत्र E को हम इस प्रकार से व्यक्त करें, आयोटा एक्स जेड स्क्वायर माइनस जे 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस के कैप 2y जेड की पावर 4। विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्र होता है, तो इसको हमने आई, जे और के की फॉर्म में लिखा है। तो कोई सदिश क्षेत्र ये है, तो इसका बिंदु 1, 2, 3 पर इसकी विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमने देखा था कार्तीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस ए का मान, किसी सदिश क्षेत्र की डाइवर्जेंस का मान आया था डेल डॉट ए, यानी कि उस सदिश क्षेत्र और डेल ऑपरेटर का हम अदिश गुणन करें तो डाइवर्जेंस आ जाता है। तो इसलिए हम डाइवर्जेंस ई निकालना हो, हमें सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डेल डॉट ई, इसका डेल प्लॉट कर दें। अब डेल का मान कितना है? आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, ये हमने बता दिया था आपको पिछले वीडियोस में ही, कि डेल अपॉन डेल जेड। ये तो डेल ऑपरेटर हो गया। और यहाँ हम ई का मान रख देते हैं, आयोटा एक्स जेड स्क्वायर माइनस जे 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस के 2y जेड की पावर 4। तो पहले तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं और फिर एक्स वाई जेड की जगह 1, 2, 3 रख देंगे। तो हम करते हैं इसका, तो आई वाली टर्म से ही होगा अदिश गुणनफल। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और किसके? एक्स जेड स्क्वायर का। फिर जे का जे से करेंगे तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई 2x स्क्वायर वाई जेड और प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और क्या आएगा यहाँ पर? के साथ वैल्यू है 2y जेड की पावर 4। अब आप इसका डिफरेंशियल कीजिए, x के सापेक्ष करना है, z कांस्टेंट रहेगा, तो x का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा यहाँ जेड स्क्वायर
माइनस इसका सिर्फ वाई के सापेक्ष करना है, आंशिक अवकलन करना है, एक्स और जेड स्थिर रहेंगे। हम आपको आंशिक अवकलन पढ़ा चुके हैं कि यहाँ सिर्फ एक्स के साथ होगा, बाकी चर स्थिर रहेंगे। यहाँ सिर्फ वाई के साथ होगा, बाकी चर स्थिर रहेंगे। तो 2x² जेड तो एज इट इज हो गए, वाई का डेल वाई के सापेक्ष डिफरेंशियल 1 हो जाएगा 2x² जेड, और यहाँ प्लस जेड के सापेक्ष होगा, वाई कांस्टेंट रहेगा, तो जेड की पावर 4 का डिफरेंशियल होगा 4z³, तो ये हो जाएगा 8yz³। अब यहाँ हम मान रख देते हैं x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, जो कि हमको यहाँ दिए हुए हैं। ये वैल्यू रख देते हैं। अब आप देखिए डाइवर्जेंस ई की वैल्यू सदिश नहीं है, अदिश है, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश राशि होती है। z का मान 3 रखते हैं, तो 3 तिया 9 माइनस 2, x का मान 1 है, 1 की पावर 1 1 ही हो जाएगा, और z का मान 3 है, तो 2 गुणा 3 प्लस 8 गुणा y का मान 2 गुणा z का मान 3 है, 3 तिया 9 3 27, कितना हो गया 9 माइनस 3 दूना 6 प्लस 8 दूना 16 गुणा 27। तो इस प्रकार से जब इसको हम करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। जो भी आप इसको सॉल्व कर लो, 9 में से 6 गया तो 3, और इसको हम कह सकते हैं 3 + 16 गुणा 27, ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या करना है, कोई भी यदि आपको सदिश क्षेत्र दे रखा है एग्जाम में और उसका डाइवर्जेंस पूछें, तो आप क्या करोगे, डेल ऑपरेटर से उस सदिश को अदिश गुणनफल कर लेंगे इस प्रकार से, और यदि कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे रखी है तो वो वैल्यू देकर आप रख लेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस एक अदिश राशि होती है, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसके अंदर कोई भी सदिश वेक्टर आई जे के नहीं आते हैं। इसी के साथ जैसे एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, माना कि कोई बल भी एक सदिश क्षेत्र होता है, तो बल को इस प्रकार से दे रखा है y + z + j x² + y² + k zx + y, ये एक सदिश क्षेत्र दे रखा है। इसका डाइवर्जेंस निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, उसी प्रकार से आप डेल ऑपरेटर से इसका अदिश गुणनफल कर लेंगे, और अदिश गुणनफल करके जैसे आयोटा डेल/x j डेल/y + k डेल/z, और इसी प्रकार इस f का मान रख देंगे यहाँ पर, दोनों को डॉट डॉटेड करेंगे, i का इसके साथ, j वाली टर्म का इसके साथ, और k वाली टर्म का इसके साथ, और जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ रख दोगे, तो वो हो जाएगा फोर्स का। यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दे रखी कोऑर्डिनेट की, तो आप डायरेक्ट जो भी वैल्यू आएगी वो रख देंगे, वैल्यू दे रखी है तो वो वैल्यू रख देंगे। अब इसके साथ हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज एक दो हैं वो सॉल्व कराते हैं, प्रूव कराते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, और जितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स है उतना ही इम्पोर्टेंट वो है, वो हम एक दो सॉल्व हम करते हैं, बाकी आप कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक है आइडेंटिटी, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r = 0, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r = 0, ये हमें प्रूव करना। हम जानते हैं कि ग्रेडियंट या प्रवणता किसी अदिश राशि की होती है, 1/r एक अदिश राशि है, इसकी यदि हम प्रवणता निकालें और फिर उसका हम यदि डाइवर्जेंस लें, प्रवणता किसी अदिश राशि की होती है लेकिन प्रवणता फिर मिलाकर एक सदिश राशि हो जाती है, और एक सदिश राशि का जब हम डाइवर्जेंस लें तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि इसका मान 0 आएगा। तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो डाइवर्जेंस के लिए हम लिख सकते हैं डेल डॉट, और ग्रेडियंट को हम लिखते हैं डेल 1/r। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल डॉट डेल ऑपरेटर तो सदिश राशि होती है, तो डेल डॉट डेल को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर, और ये हो गया 1/r, यानी 1/r का हमें
2 बार डिफरेंशियल करना है। तो पहले हम r की वैल्यू बताइए। r की वैल्यू क्या होती है? r बराबर होता है स्थिति सदिश xi प्लस वाई जे प्लस जेड की। तो r का मैग्नीट्यूड हो जाता है √x² प्लस y² प्लस z²। ये आप सब जब लोग जानते हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी सदिश क्षेत्र का परिमाण x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 होता है। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2। अब हम इसका करते हैं डिफरेंशियल। तो इसका करते हैं तो आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ 1/x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 इस प्रकार से आएगा। तो पहले हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल हम इस प्रकार से करते हैं, खाली x के सापेक्ष करते हैं, फिर सिमेट्री से उसको y और z के लिए भी प्रूव कर देंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स 1/x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार डिफरेंशियल होगा तो उसको इस प्रकार से होगा x² प्लस y² प्लस z² होल रेज टू पावर, चूँकि ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3/2, और फिर इसका x² का डिफरेंशियल होगा, यहाँ ये 1/2 -1/2 बाहर आ जाएगा, -1/2 जब ये ऊपर जाएगा तो x² प्लस y² प्लस z² की पावर -3/2 और x² का हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल -x। ये सब डिफरेंशियल आप जानते हैं, ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका डिफरेंशियल इस प्रकार से आ जाएगा, ऊपर जाएगा -1/2 तो बाहर आ जाएगा -1/2 होल रेज टू पावर n-1 तो -3/2 हो जाएगा, और x² का फर्दर डिफरेंशियल करेंगे तो 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो इस प्रकार से अब इसका हम दोबारा डिफरेंशियल करें, डेल स्क्वायर अपॉन डेल x² करें इस क्वांटिटी का, इसी को ही दोबारा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि इसको डेल स्क्वायर हो जाएगा डेल डॉट डेल बराबर x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 जो ये है, इसका हम दोबारा डिफरेंशियल करते हैं x के सापेक्ष। तो ये हो गया डेल अपॉन डेल x माइनस x की पावर x² प्लस y² प्लस z² की पावर -3/2। इसका हमें वापस x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है। तो क्या होगा, दोनों को बारी बारी से करेंगे। पहले जैसे इसको करते हैं तो होगा -x -3/2, और ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² की पावर -5/2 हो जाएगा n-1। फिर x² का करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। फिर इसके बाद हम ये x का करेंगे, तो x का करेंगे तो माइनस तो माइनस रहेगा, और फिर माइनस के बाद माइनस प्लस हो जाएगा, x का होगा डिफरेंशियल 1। बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएगी, x² प्लस y² प्लस z² की पावर -3/2। तो इसको हम फिर फर्दर इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और x² हो जाएगा माइनस का 2 से 2 कैंसिल, तो -3x² और x² प्लस y² प्लस z² की पावर -5/2 प्लस x² प्लस y² प्लस z² की पावर -3/2। या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं -3x², ये नीचे अगर हम x² प्लस y² प्लस z² ले जाएं 5/2, इसको नीचे ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ x² प्लस y² प्लस z² एक्स्ट्रा, क्योंकि 5/2 नीचे कॉमन लिया, ऊपर -3/2 है, तो यहाँ पर नीचे ये इस प्रकार से हम, तो ये हो गया हमारे पास में 3x² प्लस ये हो गया r²।
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। इसी प्रकार से जब हम ये लिख नहीं रहा आपको, इस प्रकार से ये टर्म आ जाती। इसी प्रकार से यदि हम y और z वाली टर्म लें तो हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर 1/r का करें तो वो आता है -3y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन r की पावर 5, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर 1/r का मान आएगा -3z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन r की पावर 5। और तीनों को जब हम जोड़ दें तो डेल स्क्वायर 1/r का मान हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये r स्क्वायर तीनों बार आएगा तो 3r स्क्वायर अपॉन r की पावर 5। तो ये क्या हो गया -3r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर अपॉन r की पावर 5। तो इस प्रकार से ये क्वांटिटी हो गई 0। तो हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल डॉट डेल 1/r इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, r की कोई पर्टिकुलर स्थिति सदिश नहीं है, r का मान कोई भी हो सकता है। हर स्थिति सदिश के लिए किसी 1/r के ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस सदैव एक 0 क्वांटिटी होता है, या इसका मान हमेशा 0 के बराबर होता है। यहाँ r कोई भी स्थिति सदिश हो, x y z के कोऑर्डिनेट्स कोई भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं आपकी बुक में दे रखी हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी दे रखी है, अनसॉल्व में भी दे रखी हैं। आप उनको देखिए, कम से कम जो एग्ज़ाम में बार बार आए हैं उनको तो ज़रूर करके जाइए, और हाथ से कीजिए, लिख लिख के कीजिए। पढ़ने से गलतियां होने की संभावना रहती है, तो इसलिए खुद करके देखिए अपने हाथ से, और उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। और हमेशा एक ना एक आइडेंटिटी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है, और हम जब कर्ल पढ़ेंगे तो और आइडेंटिटीज़ आएंगी। अभी हमने ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस पढ़ा है, तो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस की आइडेंटिटी है हमने कंसीडर की है। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, जैसे टाइम होगा वैसे ही सॉल्व कर देंगे।